नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 13वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, व्हाट डज इट मीन बाई मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन, यानी कि विद्यालय की शिक्षा में मल्टीलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है। तो मल्टीलिंगुअलिज्म सबसे पहले एनसीएफ 2005 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था और इसको एक संसाधन के तौर पर देखा जाता है, जिसमें यह कहा गया कि बच्चे अपनी प्रारंभिक शिक्षा यानी स्कूली शिक्षा अपनी मातृभाषा से शुरू करके और बाद में अन्य लैंग्वेजेस को सीखेंगे, यानी उनकी मातृभाषा में पढ़ाई शुरू होगी और धीरे धीरे वो अन्य लैंग्वेज को सीखेंगे। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया टीचिंग लर्निंग ऑफ मेनी लैंग्वेज एज पॉसिबल, ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि मदर टंग की बात नहीं कर रहा है। दूसरा देखिए, टीचिंग लर्निंग ऑफ द मदर टंग एज लैंग्वेज एंड एज अ मीडियम, यानी कि कहा यह जा रहा है कि मदर टंग का प्रयोग तो किया जाएगा लेकिन अन्य भाषा की बात नहीं कर रहा है। तो ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि देखिए मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब ये होता है कि बच्चा अपनी मदर टंग से पढ़ाई शुरू तो करेगा लेकिन बाद में वो अन्य भाषाओं को भी सीखेगा। ठीक है, केवल मदर टंग तक सीमित नहीं रहेगा। दूसरा विकल्प केवल मदर टंग तक सीमित था, हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, टीचिंग लर्निंग ऑफ 3 लैंग्वेजेज विच इंक्लूड्स मदर टंग, हिंदी, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज, ये विकल्प निगेटिव है क्योंकि देखिए यहाँ पर मदर टंग के बाद से एक फॉरेन लैंग्वेज की बात की गई है, इसके अलावा आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश की बात की गई है। अब किसी के लिए हिंदी जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कि साउथ का कोई बच्चा है तो उसके लिए मदर टंग क्या हो सकता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा इंग्लिश होगा और तीसरा फॉरेन लैंग्वेज होगा, उसमें हिंदी कहाँ आ रहा है। इस वजह से ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि आप केवल उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मत देखिएगा कि यहाँ की मदर टंग हिंदी है तो उस कंडीशन में दिया गया, आपको पूरे देश भर को कंसीडर में रखना है। जैसे मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट राज्य का कोई एक बालक है, वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है तो वहां पर बच्चा हिंदी थोड़ी पढ़ रहा होगा, यानी कि वहां पर बच्चा उनकी जो मदर टंग होगी वो पढ़ेगा और अंग्रेजी पढ़ेगा और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेगा। इस वजह से आपको पूरे देश भर को ध्यान में रख करके उत्तर देना होता है। ठीक है, तीसरा विकल्प देखिए, टीचिंग लर्निंग ऑफ मदर टंग, देखिए मदर टंग मातृभाषा की बात की गई है, एंड मूव ऑन टू ऐड मेनी लैंग्वेजेज, यानी कि मातृभाषा से शुरू करके अन्य भाषाओं को सीखना, यही विकल्प 3 में कहा गया है, यही मल्टीलिंगुअलिज्म होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, द तमिल स्पोकन इन चेन्नई एंड द तमिल स्पोकन इन कोयम्बटूर आर, यानी कि चेन्नई में जो तमिल भाषा बोली जाती है और कोयम्बटूर में जो तमिल भाषा बोली जाती है वो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये ऐसा क्यों होता है ये हमसे बोला जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। जो क्षेत्रीयता होती है, जैसे कि बिहार का कोई एक बालक है वो भी हिंदी बोलता है और हरियाणा का कोई बालक है वो भी हिंदी बोलेगा, लेकिन दोनों की हिंदी में थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा क्षेत्रीयता की वजह से, यानी कि ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि रीजनल डायलेक्ट्स हो जाता है। रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि क्षेत्रीय बोली के वजह से वही भाषा थोड़ा सा डिफरेंस ले लेती है, इसी को बोला जाता है रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि क्षेत्रीय बोली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 देखिए, रीजनल डायलेक्ट्स ऑफ तमिल लैंग्वेज, यानी कि एक ही भाषा को जब चेन्नई में बोला गया और कोयम्बटूर में बोला गया तो अलग अलग हो गया। क्यों? क्योंकि रीजनल डायलेक्ट्स की वजह से। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एन अप्रोच एंड अ मेथड, यानी कि यहां पर देखिए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा अप्रोच के बारे में और कौन सा मेथड के बारे में सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है, दिस रेफर्स टू थियरीज अबाउट नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि भाषा अधिगम के प्रकृति और उसके बारे में, थियरी के बारे में कौन बात करता है, तो ये अप्रोच बात करता है। तो पहला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अप्रोच। ठीक है, पहला अप्रोच हो जाएगा। दूसरा देखिए, दिस इज द प्रैक्टिकल रियलाइजेशन ऑफ थियरी एंड एजम्पशन अबाउट लैंग्वेज लर्निंग, यानी भाषा सीखने, भाषा अधिगम के दौरान जो व्यवहारिक पक्ष होता है, जैसे कि बच्चे को किस विधि से पढ़ाना है, तो ये मेथड की बात करता है। तो दूसरा वाला बी वाला क्या हो जाएगा, ये आपका मेथड हो जाएगा। ठीक है, तो दिए गए विकल्प में देखिए, ए डिफाइंस एन अप्रोच एंड बी डिफाइंस अ मेथड। ऑप्शन नंबर 1 ही यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आर बॉटम अप लिसनिंग एक्टिविटी एंड विच ऑफ देम आर टॉप डाउन लिसनिंग एक्टिविटी। बॉटम अप का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, और टॉप डाउन का मतलब क्या होता है, ऊपर से नीचे। ध्यान से समझिएगा, टॉप डाउन अप्रोच उसको बोलते हैं जो पहले थीम की बात करेगा, मेन आइडिया की बात करेगा, उसके बाद पर्टिकुलर किसी एक आइडिया की बात करेगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पर एक वर्ड लिखता हूं मोटिवेशन लिखता हूं, तो मोटिवेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला
इंटरनल और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ चलता हूं तो सबसे पहले आप मोटिवेशन वर्ड देख रहे हैं। मोटिवेशन क्या है, ये मेन थीम है, मेन आइडिया है। उसके बाद से जब हम लोग इसके पार्ट्स में जाएंगे तो पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो इंटरनल मोटिवेशन क्या हो गया, ये अंश हो गया, यानी कि जब हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं तो संपूर्ण से अंश की ओर चल रहे हैं, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो अंश से संपूर्ण की ओर चलते हैं। ठीक है, इसी को बस आपको ध्यान में रखना होता है। ए स्टेटमेंट देखिए, कहा जा रहा है कि समराइजिंग लिसनिंग टू होल मैसेज एंड अप्लाइंग द बैकग्राउंड नॉलेज। यहां पर देखिए होल मैसेज की बात की गई है, यानी संपूर्ण आइडिया की बात किया गया है, यानी मेन थीम की बात की गई है। तो हम लोग ऊपर से नीचे चलते हैं तब हमें पहले मेन थीम मिलता है, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा टॉप डाउन हो जाएगा। और दूसरा देखिए डिक्टेशन, क्लोज लिसनिंग, यूज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और डिस्कशन। तो यहां पर देखिए क्लोज लिसनिंग की बात की गई है, इसके अलावा डिक्टेशन की बात की गई है। तो डिक्टेशन में क्या होता है, बच्चे शब्दों को सुन करके श्रुत लेख करते हैं। तो यहां पर अंश से पूर्ण की ओर चलने की बात की जा रही है। जैसे ऐसा नहीं है कि पूरा बच्चा एक ही बार पैराग्राफ सुन करके लिख देगा, वो एक एक शब्दों को सुनता है फिर लिखता है डिक्टेशन में। तो ये अंश से पूर्ण की ओर चला जा रहा है, अंश से पूर्ण की ओर चला जा रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बॉटम अप हो जाएगा। ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच हो जाएगा। तो दिए गए विकल्प में देखिए पहला जो है वो टॉप डाउन है, पहला जो है वो टॉप डाउन है, यानी देखिए यहां पर दिया गया ए इज टॉप डाउन एक्टिविटी एंड बी इज बॉटम अप एक्टिविटी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट आर वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, यानी कि बोलने में और लिखने में जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो कौन से शब्द होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बोलने में और लिखने में देखिए भाषा के 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसमें बोलने में और लिखने में हम क्या करते हैं, बोल करके शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे द्वारा शब्दों को प्रोड्यूस किया जा रहा है यहाँ, या फिर यहां पर मैं एक शब्द लिख रहा हूं नीरज, तो मैं लिख करके इस शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं। यानी बोलने में और लिखने में हम शब्दों को प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए बोलना और लिखना जो होता है वो प्रोडक्टिव स्किल माना जाता है, और इससे जुड़े हुए शब्दों को प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगर यही प्रश्न पढ़ने और सुनने की बात करता है, ध्यान से समझिए, पढ़ने और सुनने की बात करता है, तो पढ़ना और सुनना जो होता है वो रिसेप्टिव स्किल होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मोबाइल में मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को सुन रहे हैं, यानी मेरे शब्दों को रिसीव कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्क्रीन पर इस समय नीरज पढ़ रहे होंगे तो इस नीरज शब्द को आप पढ़ करके इसका अर्थ रिसीव कर रहे हैं। तो सुनना और पढ़ना ये अर्थ रिसीव करने से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको रिसेप्टिव स्किल बोलते हैं, और रिसेप्टिव स्किल से जुड़े हुए शब्दों को रिसेप्टिव वोकैबुलरी बोलते हैं। चूंकि प्रश्न हमसे राइटिंग और स्पीकिंग के बारे में पूछा गया, तो राइटिंग, लिखना और बोलना होता है वो प्रोडक्टिव स्किल होता है, और इसलिए इससे जुड़े हुए शब्दों को प्रोडक्टिव वोकैबुलरी कहेंगे। विकल्प नंबर 1 सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, एक्टिविटीज विच कनेक्ट ग्रामर पॉइंट विथ रियल लाइफ कम्युनिकेशन आर, यानी कि रियल लाइफ कम्युनिकेशन, यानी कि वास्तविक जीवन में जो हम लोग संप्रेषण करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, उससे ग्रामर को जोड़ना क्या कहलाता है, ये एक्टिविटी क्या कहलाती है। तो रियल लाइफ कम्युनिकेशन यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट, जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं किसी से, एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे से जब इंटरेक्शन करता है तो जिस संदर्भ में वो बात कर रहा है, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, उसमें ग्रामर को यूज करना। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी। बच्चा कोई भी गतिविधि कर रहा है, उसी में ग्रामर जो वो औपचारिक तरीके से विद्यालय में पढ़ा हुआ है उसको उस बातचीत के दौरान यूज करना ही ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट एक्टिविटी कहते हैं। तभी तो रियल लाइफ कम्युनिकेशन हो पाएगा, कि जो दैनिक जीवन में जो बच्चा कम्युनिकेशन कर रहा है टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश का यूज करते हुए, वो जो औपचारिक तरीके से व्याकरण का नियम विद्यालय में वो पढ़ा था, वो अपने कॉन्टेक्स्ट में यानी संदर्भ में दैनिक जीवन में यूज कर पाए, इसी को बोलते हैं ग्रामर पॉइंट को कनेक्ट करना रियल लाइफ कम्युनिकेशन से। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर गिव्स द फॉलोइंग राइटिंग असाइनमेंट टू हर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th, व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग दिस नोन एज, यानी कि एक यहाँ पर राइटिंग असाइनमेंट दिया गया है और ये किस प्रकार का लेखन है ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। इन ग्रुप्स ऑफ 4 ब्रेन स्ट्रॉम योर सेल्फ, यानी कि 4 के समूह में अपना मानसिक उद्वेलन यूज करिए। आगे पढ़िए, जॉट डाउन आइडियाज, डेवलप एंड आउटलाइन एंड ड्राफ्ट अ गुड राइट अप लिसनिंग टू आर्गूमेंट्स इन फेवर एंड 2 आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द टॉपिक, ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्कूल लर्नर्स, यानी कि जो ऑनलाइन एजुकेशन फॉर स्कूल लर्नर्स के लिए, यानी कि जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, इसके बारे में आप 2
इसके पक्ष में और 2 इसके अगेंस्ट में आर्गुमेंट आपको लिखना है, और 4 लोग एक समूह में इस पर चिंतन करेंगे और उसके बाद से आउटलाइन तैयार करके लिखेंगे। तो ये किस प्रकार का राइटिंग है ये हमसे पूछा जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। पहला, चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव का मतलब क्या होता है कि कहानी कथन इसको बोलते हैं, जैसे कि किसी भी घटना को कहानी के तौर पर प्रस्तुत करना। तो यहां पर कहानी तो प्रस्तुत किया नहीं जा रहा है, 2 अगेंस्ट में और 2 फेवर में लिखा जा रहा है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। पर्सनल राइटिंग। पर्सनल राइटिंग क्या होता है? जिसमें बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करता है। अब यहां पर पर्सनल तो होगा नहीं। क्यों नहीं पर्सनल होगा? क्योंकि 4 लोग ग्रुप में मिलकर के इसको लिख रहे हैं, तो पर्सनल कहां होगा? पर्सनल तो तब होता है ना जब बच्चा अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त कर रहा होता है, तो ये भी पर्सनल नहीं होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है कि किसी का वर्णन करना। अब यहां पर वर्णन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर 2 आर्गुमेंट फेवर में और 2 आर्गुमेंट अगेंस्ट में देने हैं, तो ये वर्णन नहीं कहा जा सकता। डिस्कर्सिव राइटिंग। डिस्कर्सिव में क्या होता है कि तथ्यों के आधार पर, ध्यान से समझिएगा, तथ्यों के आधार पर हम लोग जब बात करते हैं, जैसे इसमें पर्सनल बच्चे का अपना खुद का ओपिनियन नहीं होता है, या फिर जो ग्रुप है उसका पर्सनल अपना ओपिनियन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इसमें तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर बच्चा लिख रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई एक मोबाइल है, तो उसके बारे में अगर 2 हमें फेवर में और 2 अगेंस्ट में लिखना है, तो उस पर आधारित जो उसका सॉफ्टवेयर है या फिर जो उसका हार्डवेयर है, उससे रिलेटेड हम लोग जो तथ्य है, जो फैक्ट है, उस पर आधारित अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई मोबाइल लॉन्च हुआ, उसमें जो प्रोसेसर है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छी क्वालिटी कहने का मतलब कि फास्ट नहीं है, गेमिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये सभी चीज़ें सपोर्ट नहीं करता है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि ये उसके अगेंस्ट में जा रहा है। और अगर उसकी स्क्रीन अच्छी है, उसका कैमरा अच्छा है, रिजोल्यूशन अच्छा है, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे कि ये उसके फेवर में जा रहा है। यानी कि हम अपने मौलिक विचारों को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट के बारे में जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसके आधार पर हम उसके गुण और दोषों की बात कर रहे हैं। तो डिस्कर्सिव राइटिंग में क्या होता है कि जब हम लोग फैक्ट पर आधारित तथ्यों को लिखते हैं, जिसमें हमारा मौलिक विचार बहुत कम होता है। मौलिक विचार तो ये होता है ना कि मान लीजिए किसी मोबाइल को मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा लाइक करता हूं, पसंद करता हूं, तो मैं उसके बारे में अगेंस्ट नहीं लिखूंगा। लेकिन जो फैक्ट है कि हाँ उसका जो प्रोसेसर है वो कमज़ोर है, यानी कि अप टू डेट नहीं है, तो उसे हम लोग कमजोर ही बोलेंगे, ये फैक्ट है। अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन देता तो उसको हो सकता था कि छुपा सकता था, लेकिन पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि फैक्ट के आधार पर बात की जा रही है। तो जब भी फैक्ट के आधार पर बात की जाती है तो उसे हम लोग डिस्कर्सिव राइटिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 रिकमेंड्स द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज एज, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्लासिकल लैंग्वेज को, शास्त्रीय भाषा को के अध्ययन को किस रूप में संस्तुति करती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इससे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू होने से पहले हमारे देश में 2 लैंग्वेज कॉन्सेप्ट लागू था, जिसके अंतर्गत पहला लैंग्वेज बच्चे को मदर टंग पढ़ाया जाता था और दूसरा लैंग्वेज आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश पढ़ाया जाता था। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में तीसरी लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि अब बच्चे को कोई एक विदेशी भाषा भी उसके रुचि के हिसाब से पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा 3 लैंग्वेज तो ये मैंडेटरी है कि पढ़ाया ही पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा एक ऑप्शनल रखा गया है कि बच्चा अगर चाहे तो कल्चरल लैंग्वेज या फिर क्लासिकल लैंग्वेज को भी पढ़ सकता है। तो यहां पर क्लासिकल लैंग्वेज के ही बारे में बोला गया, तो ये एक एडिशनल ऑप्शन दिया गया है, मैंडेटरी नहीं है। कोई बच्चा नहीं पढ़ना चाहता तो उसको जबरदस्ती नहीं पढ़ाया जाएगा। जबरदस्ती वाला वो 3 ही था, यानी मदर टंग और इंग्लिश वाला और फॉरेन लैंग्वेज वाला, ये मैंडेटरी है, इसको कोई भी बच्चा स्किप नहीं कर सकता। लेकिन जो क्लासिकल लैंग्वेज है, जो कल्चरल लैंग्वेज है, वो एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पर रखा गया। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि अ लैंग्वेज अंडर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, तो 3 लैंग्वेज में तो फिक्स है ना कि बच्चा मदर टंग पढ़ेगा, इंग्लिश पढ़ेगा और फॉरेन लैंग्वेज पढ़ेगा। वहां पर क्लासिकल लैंग्वेज की तो बात ही नहीं की गई है, तो विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, एज लैंग्वेज ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लर्निंग, तो अर्ली ईयर्स ऑफ लर्निंग की बात की जा रही है, यानी कि बच्चा जब प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करता है, उस सेंस में कहा गया है। तो बच्चा तो अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने मदर टंग में शुरू करता है ना, क्लासिकल लैंग्वेज में कहां शुरू करता है, तो ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया। चौथा देखिए, एज अ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, एज एडिशनल ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ रीडर रीड्स अ न्यूज पेपर एंड इज लुकिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन द क्रिकेट मैच प्लेड द डे बिफोर, व्हाट इज दिस रीडिंग नोन एज, यानी कि एक पाठक है जो कि न्यूज़पेपर में एक दिन पहले जो मैच आयोजित किया गया था उसके संबंध में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहा है, सर्च कर रहा है। तो ये किस प्रकार का पठन है, ध्यान से समझिएगा।
लुकिंग फॉर के लिए क्या होता है? लुकिंग फॉर का मतलब होता है खोजना या फिर ढूंढना, किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना। तो जब न्यूज़पेपर में से किसी एक स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर न्यूज़ को हम लोग ढूंढते हैं, सर्च करते हैं, तो इसे हम लोग स्कैनिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैनिंग बोलते हैं। विकल्प नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल अप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अ टीचर ऑफ क्लास 8th आस्क्स हर लर्नर्स टू अ शॉर्ट स्टोरी and list the events and ideas of the story in a sequence. What is this activity known as? ध्यान से समझिएगा, 8वीं कक्षा के छात्र हैं, उनको एक एक्टिविटी दिया गया है कि एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि एक लघु कथा पढ़िए और इसमें आधारित जो भी इवेंट्स हैं या फिर जो भी आइडिया है उनको एक क्रम से लगाइए। तो ये किस प्रकार की एक्टिविटी है हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। क्रिएटिंग अ एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द स्टोरी। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि अपना मौलिक विचार इसका मतलब होता है। तो यहाँ पर ये मौलिक विचार नहीं है, क्योंकि बच्चा जो है वो जो शॉर्ट स्टोरी है उसको पढ़ करके उसके जो भी इवेंट्स हैं या फिर जो भी आइडिया है उसको सीक्वेंस में लगा रहा है। तो ये मौलिक विचार तो होगा नहीं, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, समरी ऑफ द इवेंट। समरी का मतलब क्या होता है कि उसको सारांशीकरण करना या फिर उसका थीम निकालना। तो यहाँ पर थीम नहीं निकाला गया है, यहाँ पर जो आइडियाज हैं उसको सीक्वेंस में लगाया गया है। आइडिया थीम निकालना या फिर समरी करना तो तब होता है ना जब मेन आइडिया की बात की जाती है। यहाँ पर मेन आइडिया नहीं की बात नहीं की जा रही है। जो इवेंट्स हैं, जो घटनाएं घटित हुई हैं या फिर जो आइडिया हैं उनको एक सीक्वेंस में केवल लगाने की बात की जा रही है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। चौथा देखिए, एप्रिसिएशन ऑफ द स्टोरी। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 देखिए, क्रिएटिंग अ सब टेक्स्ट। यानी कि बच्चा जो कुछ भी कहानी पढ़ा है, शॉर्ट स्टोरी पढ़ा है, अब इसके आइडियाज को सीक्वेंस में लगा रहा है, यानी एक टेक्स्ट तैयार कर रहा है। और वो टेक्स्ट कैसा होगा? जो टेक्स्ट उसने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, यानी उसी के अंतर्गत आएगा, इसीलिए इसको सब टेक्स्ट कहा गया। यानी बच्चा एक सब टेक्स्ट क्रिएट कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी इंग्लिश पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।